गुड इवनिंग एस्पायरेंट्स। द्रोणेश्वर डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी ऑप्टिक्स की क्लासेस चल रही थी। दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं देके भी गया था और आने के बाद भी मैं आपको दे रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि अगली दिवाली आने से पहले आप सारे के सारे सेलेक्ट हो। हमारी जो बात चल रही थी वो चल रही थी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के ऊपर। मैंने तुमसे कहा था कि ये ऑप्टिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके हम सब टॉपिक वाइज पढ़ते हुए जा रहे हैं। इससे पहले के जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं वो आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं, स्कैटरिंग, इंटरफेरेंस, और शायद मैंने तुम्हें लाइट और ईएम वेव के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, चलो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन, क्या होता है रिफ्रैक्शन, इसको जरा हम सीखते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है ना। TIR क्या होता है, सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं, है ना। आप नॉर्मली समझो कि सिंपल शब्दों में ये जो रिफ्लेक्शन है ये वर्ड क्या है, या रिफ्रैक्शन क्या होता है, या TIR क्या होता है, परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूं, मिश्रा सर को ले लेता हूं ना। जैसे कि अपने मिश्रा सर थे, प्रैक्टिकली समझना बहुत ज्यादा। वो मार्केट में गए, उन्हें कोई दिखी, गौर करना, वो मार्केट में गए, उन्हें कोई दिखी, उसके बाद उन्हें सिर्फ वही दिखी, है ना। मिश्रा सर मार्केट में गए, उन्हें कोई दिखी, उसके बाद सिर्फ वो उन्हें दिखी, उसे कोई और दिखा, उसे कोई और दिखा। अब अपने मिश्रा सर दिख के भी नहीं दिखे। दर्द समझ रहे हैं ना आप शेर का? दर्द समझ गए तो तीनों टॉपिक भी समझ में आ गए। मैंने कहा कि मार्केट में मिश्रा सर गए, उन्हें कोई दिखी, उसके बाद सिर्फ उन्हें वही दिखी। फिर क्या हुआ, उसे कोई और दिखा, उसके बाद मिश्रा सर सामने थे पर दिख के भी नहीं दिखे। मतलब तुमने देखा होगा ना, जैसे कि आंखों के ऊपर चश्मा जब तक मैंने गौर नहीं किया तब तक नहीं दिखाई दिया है, पर दिख नहीं रहा। जो भी चीज आपको दिखाई दे, मार्केट में मिश्रा सर गए, उन्हें कोई दिखी, कोई भी चीज का दिखना, जो भी आप देख पा रहे हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे कोई भी चीज हो, कोई भी चीज जो आपको दिखाई दे रही है वो रिफ्लेक्शन है, परावर्तन है। तो दुनिया में अगर कोई भी चीज आपको दिखाई दे रही है, दैट इज रिफ्लेक्शन, परावर्तन। इज दैट क्लियर? चलो, उसके बाद फिर, है ना, उसको सिर्फ वही दिखी। अब वो हर जगह जा रहे हैं, सिर्फ उसे देख रहे हैं, मतलब कोई एक ऐसी चीज है जो चमक रही है बिना किसी इंटरनल लाइट सोर्स के। ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि उसे बिजली दे के आपने चमका रखा है, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। अगर कोई उन्हें दूर से भीड़ में दिखाई दे रहा है, यानी कि चमक रहा है, जैसे कि हीरा दूर से चमक जाता है, पानी के अंदर बुलबुला दूर से चमक जाता है, कांच की दरारें, बताने की जरूरत नहीं पड़ती मोबाइल में क्रैक है या नहीं है, सामने वाला पहले ही बेइज्जती कर देता है। तो वही कि कोई चीज दूर से चमक रही है, वही। तो वो क्या हो गया? TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। अब क्या हुआ, उसे कोई और दिखा, रिफ्लेक्शन अगेन आ गया, परावर्तन है, दिखना मतलब परावर्तन। अब उसके बाद मिश्रा सर दिख के भी नहीं दिखे, मतलब मिश्रा सर मामा बन गए। ठीक है। बोलना मत उनको। तो अगर कोई भी चीज सामने हो, उसके बाद भी वो दिखाई ना दे, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, यानी कि गायब हो जाना। ठीक है। तो अगर कोई चीज होने के बाद भी गायब हो रही है तो वो किसका एग्जांपल है? रिफ्रैक्शन का। जैसे कि तुमने बहुत सारे होटल्स में देखा होगा, है ना, कि होटल्स में पर्टिकुलरली ये देखा होगा, सामने एक ग्लास डोर लगा हुआ होता है, और वो इस तरह से सेट होता है कि हमें ऐसा लगता ही नहीं कि सामने कुछ ग्लास का कोई वर्क लगा हुआ है। तो वही रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब कोई चीज होके ना दिखे, रिफ्लेक्शन मतलब किसी भी चीज का दिखना, TIR मतलब किसी भी चीज का चमकना। तो आज हम बात किसकी कर रहे हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। ठीक है ना, कोई चीज हमें दिखती क्यों। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है रिफ्लेक्शन, जरा हम सीखते हैं। हमने बचपन में देखा था, सुना था, समझा था। पहले हम देख लेते हैं कि हमने समझा क्या था। इसमें मिरर तो है नहीं भाई, ये अपने काम की चीज नहीं है। बताओ यार, कैसे गंदे गंदे लोग हैं यहां पे। ठीक, हमने मान लिया ये है, ठीक है ना, और इसके नीचे हमने यहां पे ये सिल्वर नाइट्रेट। याद रखना, जर्नली ना ये सिल्वर नाइट्रेट होता है, ठीक है ना। ओ सॉरी, ये जो होता है ना, ये सिल्वर नाइट्रेट होता है, AgNO3। आप ये सोचो कि आपने कोई भी एक प्लेन लेंस लिया हुआ है, उसकी बैक साइड में हमने सिल्वर नाइट्रेट का पेंट कर रखा है। मिरर बनाने के लिए जरूरी चीज है, ठीक है ना। हमने कहा कि हमारे पास कोई एक प्लेन सरफेस है, जिससे हमने क्या काम किया, एक सिल्वर नाइट्रेट का पेंट कर दिया, और इस पर कोई लाइट रे फॉल हो रही है। देखते हैं भाई, कोई लाइट रे है, ये फॉल हो रही है, ठीक है, और ये लाइट रे यहां से फिर ऐसे चली गई। देखो, लाइट जिस एंगल पे आई, ठीक है ना, उसी एंगल पर वापस चली गई।
ठीक है, लाइट जिस एंगल पे आई उसी एंगल पर लाइट क्या हो गई, वापस चली गई। यानी कि लाइट जैसे आ रही थी वैसे ही वापस जा रही है। इसे हम कहते हैं वो कहते हैं ना, उल्टे पांव बरेली को मेरा ही शहर है, ठीक है ना, वही। नहीं मैं नहीं जाने वाला, जिद्दी हूं मैं, आया ही तुम्हारे लिए हूं। यह है इंसिडेंट रे, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसलिए मैं इन पे ज्यादा टाइम नहीं दे रहा। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, आपतित किरण, जो आने वाली हो। अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं फिर से बोल रहा हूं, जो आने वाली किरण होती है उसे बोलते हैं आपतित किरण, ठीक है ना। और जो जाने वाली किरण होती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। आगे बात करेंगे इसके बारे में, बहुत सारी बातें करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो आने वाला एंगल है ना, ये है आई, और ये जो जाने वाला एंगल है ये है आर। इसे हमने कहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो भाई, परावर्तन कोण, ठीक है, और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, ठीक है। यानी कि हमारे पास कुछ एंगल्स आ गए, एक आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक कौन सा आ गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता इसे अभिलंब कहते हैं, नॉर्मल, ठीक है ना, बहुत काम आएगा आगे अभिलंब। अच्छा, यहां पर ना एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी एंगल ना यहां से काउंट नहीं करते, हमेशा नॉर्मल से काउंट करते हैं, ठीक है ना। ये चीज दिमाग में रखना कि एंगल हमेशा नॉर्मल से काउंट होता है, ठीक है। क्या बोला है मैंने, एंगल हमेशा नॉर्मल से काउंट होता है, ठीक है। एंगल हमेशा नॉर्मल से काउंट होता है। ये जो एंगल है ये हमेशा कहां से काउंट होगा, यहां से, ठीक है, दिमाग में रखना। एंगल हमेशा नॉर्मल से काउंट होता है। अगर नहीं याद रहे तो मैं यहां नोट डाल के लिख देता हूं, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं नोट, ठीक है। एंगल हमेशा नॉर्मल से काउंट करेंगे। जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मैं उनके लिए लिखता हूं, क्योंकि ये पुरानी पहली गलती है। कौन कौन से एंगल, या तो वो आई हो या वो क्या हो, आर, ठीक है ना, या तो वो आई हो या वो क्या हो, आर, ठीक है ना। तो याद रखना बेटा कि आई और आर एंगल जो होते हैं वो हम कहां से काउंट करते हैं, नॉर्मल से, ठीक है। आर को मैंने शायद कैपिटल लिख दिया, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि ये एंगल हम हमेशा कहां से काउंट करते हैं, नॉर्मल से, ठीक है। आगे न्यूमेरिकल में काउंट काम आएंगे। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। मैंने कहा कि हमारे पास कोई एक सरफेस है, ठीक है ना। उस सरफेस पर लाइट जैसे आई वो वापस चली गई, ठीक। जिस एंगल पे आएगी उस पे जाएगी, ये हम बाद में बात करेंगे। लेकिन हमें ये पता लग गया कि हमें एंगल कैसे लिखने हैं, नॉर्मल से लिखने हैं। पहली चीज जो याद रखने वाली बात है, ठीक है ना। नॉर्मल क्या होता है, ये डॉटेड स्ट्रक्चर होता है, और बाकी सारी चीजें हमने पढ़ रखी है। और एक ये चीज कि इस पे जो हम पॉलिश करते हैं वो किसकी करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट की करते हैं, ठीक है। यहां से हमारे पास 3 क्वेश्चन बन गए, ये न्यूमेरिकल करने के लिए आपका, ठीक है ना, दूसरा वो, और तीसरा पॉइंट ये, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अब आगे की बात करते हैं, ठीक है। अगर यहां तक समझ में आ गया हो। अब इसने कहा कि रिफ्लेक्शन क्या है, तो देखो मैं एक सिंपल शब्दों में अगर इसकी डेफिनेशन बोलूं तो मैं कहूंगा बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। मैंने जो समझा ना सिंपल शब्दों में, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, है ना, प्रकाश का टकराकर वापस आना, प्रकाश का टकराकर वापस आना। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, प्रकाश का टकराकर वापस आना। प्रकाश गिरा, टकराया और वापस अपने उसी एंगल पर चला गया, ठीक है। तो इसने क्या बोला, इसने कहा कि देखो भाई कुछ चीजें होती हैं जिसको आपको मानना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड कंडीशन, शर्त। और शर्त का मतलब ऐसा नहीं है कि शर्त लिख दी तो बस लिख दी, बस ये नाम के लिए ना, ये प्राइमरी कॉज है। इसका मतलब रूल है कि आपको ये मानना ही पड़ेगा, यू हैव टू डू। आपके पास और कोई इवट है ही नहीं, ठीक है ना। इसने कहा देखो ज्यादा चीजें नहीं है, सिर्फ 2 बातें हमारी मान लो, ठीक है। ज्यादा चीजें नहीं है, सिर्फ 2 बातें मान लो। पहला, ठीक है ना, पहली शर्त यह है मीडियम रिमेन सेम। क्या मीडियम सेम नहीं करेंगे,
सॉरी मीडियम सेम रखेंगे, हमेशा मीडियम सेम रखेंगे, मीडियम रिमेन सेम, माध्यम समान रहे। भाई जी बिल्कुल ठीक है, माध्यम समान रहे। कोई मुझे बताएगा कि माध्यम समान क्यों नहीं, माध्यम को चेंज करने के लिए क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि बेटा मीडियम चेंज होने के बाद ना इंटरफेरेंस पर प्रॉपर्टी के लिए जो आयाम एम्पलीट्यूड के लिए हम बात करते हैं उसमें फेज एंगल काउंट करते हैं, वो पाई चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं ना मीडियम चेंज की, तो वहां पर फेज एंगल जो चेंज होता है वो कितना चेंज हो जाता है? पाई चेंज हो जाता है, ठीक है ना। और हमें ऐसी किसी भी कोई भी चीज जो बदलाव में आ रही है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, मतलब हम चाहते ही नहीं। हम कहते हैं कि हमारा गिलास गंदा है तो गंदा रहने दो, हमें वही पसंद है, आप हमें बेफालतू का ज्ञान ना दें, ठीक। तो वही मीडियम रिमेन सेम, माध्यम समान रहे, क्योंकि हमारी टर्म्स एंड कंडीशन हमें पता है। दूसरा, इसने कहा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंग्लिश वालों क्या बोला है इसने? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर हो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। बोले जी बात ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होना चाहिए किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। बोले जी हिंदी में, हिंदी में जो आने वाली किरण है जिसको हम बोलते हैं आपतित किरण, जो किसी मिरर पे पड़ रही है, किसी दर्पण पे पड़ेगी, उसका नाम क्या था? इंसिडेंट रे या आपतित किरण, वो परावर्तित किरण के बराबर हो। ये बात दिमाग में बैठा लेना, अगला क्वेश्चन यहां से बनेगा, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोले जी ठीक है, हमने आपकी दोनों शर्तें मंजूर है। भाई आपने कहा बेटियों के, सॉरी क्या था वो, बारातियों का स्वागत पान पराग से करना, जी हम पान पराग से करने को तैयार हैं। मतलब सामने वाले ने मान ली कि हमारी दो शर्तें आपने जो दी थी वो हमने पूरी कर दी हैं, अब आप बताओ कि रिफ्लेक्शन है क्या, ठीक। हमने कहा जी जानना तो हमें भी है, हमें बताना भी है, हमें बहुत कुछ है, पर कुछ नई चीजें सीखते हैं। अब हमें आप बता तो दो कि भाई देखो तुमने तो कह दिया कि भाई जैसे लाइट आ रही है वैसे चली गई, तो भाई ठीक है ये आपका रिफ्लेक्शन हो गया। बोले हाँ जी ठीक है। तो बोले एक बार बताओ कि मैं आपको कैसा दिख रहा हूं? बोले जी सर अगर आपको मैं डिजिटल स्क्रीन में देख रहा हूं तो आप 2D में दिख रहे हो, लेकिन हमें पता है कि आजकल 3D मूवीज भी आ रही हैं, इवन जर्नल हम किसी चीज को देख रहे हैं तो वो 3D में दिख रही है। तो क्या है ऐसा 2D और 3D फिर रिफ्लेक्शन कैसे बनता है? ठीक है ना, मतलब अगला क्वेश्चन बन गया ना कि भाई 2D स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 3D स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। बोले जी ये बात भी ठीक है। तो देखो याद रखना बेटा, जब भी कोई सरफेस होगी, ठीक है ना, जब भी कोई सरफेस सिंपल होगी, ठीक है ना, इस पे लाइट आएगी और वो लाइट चली जाएगी, जिस पे लाइट आएगी और वो लाइट क्या हो जाएगी? चली जाएगी। ये मैंने तुम्हें बोला था मिरर है, ठीक है। तो याद रखना ये हमेशा 2D होगा, इससे बनने वाली जो इमेज होगी या इससे बनने वाला जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा 2D में आएगा, हमेशा आएगा। इससे कोई भी चीज जो बन रही होगी वो हमेशा कैसी बन रही होगी? 2D में बन रही होगी, ठीक है। बोले जी ठीक है। अच्छा 2D और 3D में अंतर पता है? 2D पता है? पहले तो ये बताओ, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा मोटाई, मोटाई गुणा ऊंचाई, लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ इंटू हाइट या हाइट इंटू लेंथ, मतलब दो चीजों का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। 3D लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब उसने कहा देखो कैसे, उसने कहा जैसे कि सपोज दैट ये कोई इरेगुलर सरफेस है, उसने कहा ये कोई कैसी सरफेस है? इरेगुलर सरफेस है, ठीक है। उसने कहा कि इससे जो इमेज बनती है, ठीक है ना, ये इमेज 3D इमेज होती है। तो हमें समझ में आ गया इरेगुलर सरफेस, इरेगुलर सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमेशा किस में आएगा? 3D में आएगा। रेगुलर सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगा वो हमेशा किस में आएगा? 2D में आएगा। क्या तुम लोगों को समझ में आया? अच्छा मैं फिर से पूछता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D? बहुत सिंपल सा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D? 2D और 3D में क्या अंतर है? देखो अगर मैं किसी चीज को छू पाता हूं, मैं पकड़ नहीं पा रहा ऐसे, उम्मीद तो है मैं पकड़ लूं, बहुत सारी टाइम पे हम दुआ करते हैं कि शिट। तो जरा सोचो अगर मैं सिर्फ इसे छू सकता हूं, पकड़ नहीं सकता, ये 2D है। लेकिन अगर मैंने इसे पकड़ लिया, शायद आपको दिखेगा नहीं, अगर मैंने इसे पकड़ लिया तो ये
अगर मैंने इसे पकड़ लिया दैट इज 3D। तो अगर किसी चीज को आप पकड़ सकते हो दैट इज 3D, किसी चीज को छू सकते हो दैट इज 2D। बस याद रखना, इससे ज्यादा सिंपल डेफिनेशन मैं आपको समझा नहीं सकता। किसी को छू पाओ वो 2D, पकड़ पाओ वो 3D। अब अपने आप इमेजिन कर लो कौन सी सतह तुम्हारे दिमाग में 2D है और कौन सी 3D है। यहां तक समझ में आ गया सबको? कंफर्म समझ में आ गया? आने वाला एंगल जाने वाले एंगल के बराबर होना चाहिए। 2D इमेज रेगुलर सरफेस से बनती है, रेगुलर सरफेस से कैसी इमेज बनकर तैयार होगी हमारे पास 3D में। अब आगे बात करते हैं। ओके चलो, अब आता है डेविएशन। विचलन, ठीक है ना? इसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। अगर किसी को नहीं पता तो उसको मैं बोलते हैं डेल्टा, ठीक है ना? डेल्टा, डेल्टा मतलब एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा मतलब क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन। आगे बहुत सारे काम आएगा। विचलन कोण, ठीक है ना? विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक क्या होता है? सोच के देखो, आप थे, आप किसी को उसके घर तक छोड़ने जा रहे थे, डिंग 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 डिंग, आप चलते गए, वो भी चलती जा रही है या चलता जा रहा है, ठीक है ना? जिसके पीछे जा रहे थे उसके घर वाले दिख गए, ये रहे, एक एक हाथ में लठ मोटा सा, जिसके ऊपर सरसों के तेल की मालिश की हुई है। आपने अपनी पर्सनालिटी देखी, उनकी पर्सनालिटी देखी, ठीक। फिर आपको समझ में आया मैथ का लेट सपोज एक्स। फिर आपको समझ में आया आप ई की पावर एक्स तो हो नहीं कि कोई आपका कुछ ना बिगाड़ पाए। फिर आपको अपनी गलती का एहसास हुआ। आपको जाना तो सीधे था, पर आप कहां किस गली मुड़ गए, किस नाले मुड़ गए, आपको पता नहीं लगा। कोई भी एक रास्ता आपने चुन लिया पर सीधे नहीं गए। अपने रास्ते से भटक जाना, अपने रास्ते से भटक जाना, यही तो विचलन है। तो कोई भी रे जो अपने रास्ते से भटक जाती है दैट इज नोन एज डेविएशन, ठीक है ना? और उसका जो एंगल काउंट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। चलो देखते हैं क्या है डेविएशन। क्या हमारे पास भी यहां पे कोई डेविएशन है? सुंदर था पर अब नहीं है, अब मैंने साफ कर दिया। देखा मेरे हाथ में थानोस वाली शक्ति। आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं, इमेज को बनाते हैं फिर से। ये आई, ये ऐसे चली गई। यहां पे मैं वो लाइन बना देता हूं ब्लैक ब्लैक से। वाह, जब से ब्लैक करना चाहूं तब ये ब्लू कलर देने लग गया है। वेरी गुड, मोहब्बत में धोखा, ठीक है ना? अब जरा सोचो, इसको जाना ऐसे था, है ना? सोच के देखना, इसको जाना कैसे था? सीधे। पर भाई ने तो टर्न ले लिया, मोहब्बत में धोखा दे दिया, अपने रास्ते से भटक गया ना। जैसे जाना था वैसे गया ही नहीं, भटक गया। अब भटक गया तो फिर क्या होगा? तो जरा सोचो, हमें वही याद आया, वो पुराने दिन, आशिकाने दिन, ठीक। तो हमने कहा चलो देखते हैं। फिर हमें पता लगा इसका एंगल आई था, इसका एंगल आर था। बोले जी ये, बोले ये तो भटका हुआ है। और भटके हुए को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? डेल्टा से, है ना? अब जरा सुनो, अगर मुझसे कोई पूछे तो आई, है ना, प्लस आर, है ना, प्लस डेल्टा, ये तीनों 180 के बराबर होने चाहिए थे। गौर से देखो ना, अगर कंप्लीट एंगल देख रहे हो तो 180 पाई होना चाहिए था, यही होना चाहिए था। तो उसने कहा भाई डेल्टा क्या होता है? बोले जी डेल्टा, बोले कुछ नहीं, बस सिंपल सा है, 180 में से माइनस कर दो। बोले क्या? बोले एंगल आई को और एंगल आर को। बोले जी ठीक है, कर देते हैं माइनस। बोले कैसे करें? बोले जी इस बड़ा सिंपल है, एंगल आई किसके बराबर होता है? एंगल आर के बराबर होता है। बोले जी तो? बोले तो देखो सिंपल सा एक एंगल बन गया, नहीं बन गया? 180
डिग्री माइनस 2i। बोले जी ठीक है। बोले दूसरा, बोले या क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन निकल के आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 2r। बोले जी बहुत बढ़िया, इस पे पूछे हुए क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। तो अगर कोई मुझसे एंगल ऑफ डेविएशन पूछता है तो मैं क्या बोलूंगा, 180 डिग्री माइनस 2i या 180 डिग्री माइनस 2r, ठीक है। अब वो यहां पर ना लैंग्वेज को स्विच कैसे करेगा, ये बात समझो, ठीक है, बहुत ध्यान समझना। वो तुमसे कहता है कि कोई मिरर है, अच्छा ठीक है ना, डेविएशन बिटवीन टू मिरर्स मैं न्यूमेरिकल के साथ कराऊंगा, ठीक है ना। मैं यहां पे पहले तुम्हें एक मिरर के बारे में समझाता हूं, फिर जैसे ही हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे उसमें मैं तुम्हें दो मिरर्स के बीच में डेविएशन क्या होता है वो बताऊंगा, ठीक है। और उस टाइम पे मैं तुम्हें मिरर की प्रॉपर्टी भी समझाऊंगा जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा क्लियर का समझ में आ जाएगा। तो इमेज फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब उसने कहा कि कोई रे है, ठीक है ना, वो उसने कहा कि भाई वो डाउन हो रही है, वो इंसिडेंट हो रही है, बोले कितने डिग्री पे, बोले 20 डिग्री पे, ठीक है ना। बोले जी ठीक है, तो बोले जी एक बार बताओ ये कितना होगा, पहला केस नॉर्मल से है ये, ठीक है ना। बोले जी कोई बात नहीं, 180 डिग्री माइनस 2i कर दो। बोले जी क्यों, बोले जी देखो अगर ये 20 है तो ये भी क्या रहा होगा, 20 रहा होगा। बोले जी बिल्कुल सही बात है। बोले तो क्या आ गया आंसर, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। बोले जी बोले तो अब भी तो की गुंजाइश है, 140 डिग्री हो गया। बोले जी ये बात तो तुमने सही कही, ये था एंगल फ्रॉम नॉर्मल, यहां पर वो देगा एंगल फ्रॉम नॉर्मल। क्वेश्चन में ये चीज याद रखनी है बेटा, ठीक है ना, अभिलंब से कोण। क्वेश्चन में जब वो बोलेगा ना अभिलंब से कोण, तो वो कोण ये होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। अब वो दूसरा केस क्या बोल सकता है, एंगल फ्रॉम मिरर। अब वो कुछ भी बोल दे, एंगल फ्रॉम मिरर, यानी कि अब उसने नॉर्मल का नाम लिया नहीं लिया, उसने कहा दर्पण से कोण। यहां पर तुम्हें थोड़ा सा होशियार रहना है, दर्पण से कोण। अब दर्पण से कोण के लिए वो क्या बोल सकता है, बोले जी देखो ये है, ये कोई रे है, ये ऐसे चली गई। बोले जी बिल्कुल ठीक बात है। बोले ये नॉर्मल है, बोले यहां से 20 डिग्री है, समझ में आ गया, मिरर से कितनी है 20 डिग्री। तो भाई हमें पता है ये टोटल 90 डिग्री का होगा, तो ये कितना बचा 70, तो ये भी कितना हो गया 70, रिहाया ना। तो हमें पता लग गया डेविएशन बराबर कितना होता है 180 डिग्री माइनस या तो 2i कर दो या 2r कर दो, ठीक है ना। कितने हो गए 180 70 70 कितने 140 डिग्री, तो ये कितना आ गया बेटा 40 डिग्री, ठीक है। तो पुत्र देखो सिंपल सा है, यहां पर जो कॉमन मिस्टेक होगी ना वो ये है, ठीक है। मैं यहां पे इस चीज को हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है, ये ठीक है, ये चीजें हैं जो तुम्हें हाईलाइट देखनी है, ठीक है। अगर तुमने इन चीजों को हाईलाइट में नहीं देखा ना, कसम से तुमने क्वेश्चन मिस कर दिया। क्योंकि कई बार तुम पता है क्या सोचते हो, तुम ये सोचते हो कि क्वेश्चन सर बहुत इजी था हमने फोड़ दिया, एक्चुअल में तुमने वर्ड नहीं पढ़े और वो क्वेश्चन वहां फोड़ के चला जाता है। इसीलिए तुमने देखा होगा एनडीए में सबसे ज्यादा क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलती है, नेगेटिव मार्किंग। सबको क्लियर, अरे हाँ या ना। चलो अब इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है ना, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ठीक। तो इसकी एप्लीकेशन में हम बात करेंगे किसकी, मिरर की, और मिरर की बात करूंगा मैं कल। मुझे लगता नहीं है आज के लेक्चर में किसी को कोई दिक्कत हो, और हाँ इस बात की मैं श्योरिटी देता हूं कि आपको मिरर के सारे एग्जांपल इन क्लास स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। चलो थैंक यू। इसका आज हमें तुम्हें पता है कि क्या पढ़ना था, मिरर पढ़ना था, ठीक है ना। मिरर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक होता है प्लेन मिरर, समतल, बोले ठीक है सर। दूसरा कर्व, दूसरा क्या होता है कर्व।
बेटा याद रखना, ठीक है ना, कर्विकल वृत्त के आकार का, ठीक है ना। अब आप सोच के देखो कि पर्टिकुलरली मैंने यहां पे बात की कि हमारे पास एक वृत्ताकार कर्व हो गया, कर्व के शेप में आ गया, एक नॉर्मल कौन सा हो गया, प्लेन मिरर हो गया। यहां पे स्फेरिकल यूज नहीं करना, ठीक है ना। स्फेरिकल क्यों नहीं यूज करना, जरा इस बात को समझो, ठीक। स्फेरिकल का मतलब हो गया लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन। अगर आप स्फेरिकल कहते हैं ना तो उसका मतलब यह हो गया कि आपने इस तरह का कुछ ले रखा है, ठीक है ना, या इस तरह का कुछ ले रखा है, जो एक साइड से आपने क्या कर रखा है, पेंट। अब अगर ऐसा लिया है तो जाहिर सी बात है ये क्या हो गया, लेंस, एक क्या हो गया, मिरर। तो याद रखना आपने उसमें दिमाग में कि यहां पर हम स्फेरिकल की बात नहीं करते, हम किसकी बात करते हैं, कर्व की। तो मुझे लगता है कि आपको यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि यहां पर हमने क्या वर्ड यूज किया है, कर्व। क्या वर्ड यूज किया है, कर्व, ठीक है ना। और यहां पर हम दो मिरर्स को लेके चलते हैं, कौन कौन से, एक हो गया आपका कौन सा, कॉन्वेक्स, उत्तल, और दूसरा कौन सा हो गया, कॉनकेव, अवतल, है ना। एक हो गया हमारा कौन सा, कॉन्वेक्स, और दूसरा कौन सा हो गया, कॉनकेव। अच्छा अब जरा समझो, कॉन्वेक्स मिरर की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, कॉन्वेक्स, ठीक, और कॉनकेव, जरा प्रैक्टिकली समझ लेना, तुम लोगों को याद करने के लिए मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। ये याद करने का तरीका, बाकी मेरा दूसरा एक और तरीका है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इनके एप्लीकेशंस के ऊपर चलते हैं। मैंने तुम्हें यहां पे बताया है कि मिरर की एप्लीकेशंस क्या होती हैं, कितने टाइप के मिरर होते हैं, और एप्लीकेशन के ऊपर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे पास क्या आ गया, समतल, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। आज जो तुमने अपना चेहरा देखा ना, ये प्यारा सा खूबसूरत सा चेहरा जो आप देख के आए हो ना, इसे कहते हैं फेस मिरर, दर्पण, चेहरा देखने वाला दर्पण, वो यही है। चेहरा देखने वाला दर्पण क्या है बेटा, यही है। ये है क्या, कौन सा मिरर, फेस मिरर, ठीक है। नेक्स्ट, तुम लोगों ने नाम सुना होगा पेरिस्कोप का। एक यू शेप होती है इस तरह की, ठीक है ना। यू शेप एक डिजाइन होती है, वो डिजाइन की पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो वो यू शेप जो होती है ना, वो उसमें एक मिरर्स लगे हुए होते हैं, और वो मिरर्स जो होते हैं वो पानी से बाहर देखने के काम आते हैं। ये जनरली सबमरीन से बाहर देखने के काम आती है, सबमरीन से बाहर देखने में यूज करते हैं। सबमरीन से बाहर देखने में यूज करते हैं। फिर अगला, पेरिस्कोप के बाद एक और होता है बेटा, उसे बोलते हैं क्लेडियोस्कोप, ठीक है ना। इसमें 60 डिग्री के एंगल पर मिरर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है ना। और ये बच्चों के एक खेलने का खिलौना भी है, क्लेडियोस्कोप। तो हमें अगर कोई मुझसे पूछता है प्लेन मिरर के एप्लीकेशन पे, तो मैंने बोल दिया फेस मिरर, पेरिस्कोप, और नेक्स्ट कौन सा हो गया, क्लेडियोस्कोप। अब आ जाओ कॉन्वेक्स और कॉनकेव, जिसके ऊपर हमें डिस्कशन करना था, ठीक है ना। कॉन्वेक्स, उत्तल, ठीक, इससे बनने वाली इमेज हमेशा स्मॉल होगी। इससे बनने वाली जो इमेज होगी, आगे मैं बताऊंगा बहुत सारी चीजें, ठीक है ना। इससे बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। जो फील्ड एरिया होगा वो ज्यादा होगा, फील्ड एरिया क्या होगा, हाई होगा। जबकि कॉनकेव से बनने वाली इमेज तीनों टाइप की हो सकती है, ऐसा नहीं है कि एक है, बस तुम्हें याद करने के लिए बता रहा हूं। इमेज क्या होगी, लार्ज होगी, है ना, और इसका फील्ड एरिया लो हो गया। मतलब आप सोच के देखो ना, जितनी बड़ी इमेज बन रही है आप उतना कम क्या देख रहे हो, एरिया देख रहे हो, है ना। अगर मैं छोटा हूं तभी तो तुम देख पा रहे हो पूरा बोर्ड, अगर मेरे को लार्ज बना दोगे बोर्ड कहां से दिखेगा, सेम वही। तो फील्ड का एरिया क्या हो गया, लो हो गया। ये तो होगी नॉर्मल बात। अब मेरे अकॉर्डिंग चीज याद रखना पड़ता है, ये याद करने का तरीका है, ठीक है। जब कभी भी पब्लिक का जिक्र हो, क्या बोला बेटा मैंने, जब कभी भी किसका जिक्र हो, पब्लिक का, आप आंखें बंद करके कॉन्वेक्स की बात करोगे। और जब कभी भी पर्सनल कोई बात चल रही हो, ठीक है ना, आप आंखें बंद करके किसकी बात करोगे, कॉनकेव की, ठीक है। दिमाग में बैठा लो, जब कभी भी पब्लिक का जिक्र होगा आप किसकी बात करोगे, कॉन्वेक्स। कैसे समझ लेना कि पब्लिक को ना हमेशा अपने से छोटा रखा जाता है, ठीक। अगर देखो पब्लिक सर्वेंट कहते हैं, पर अगर वो अपने आप को सर्वेंट मानने लगे और एक आदमी के अकॉर्डिंग भी चलना स्टार्ट करे, वो कभी भी अपने रूल को फॉलो नहीं करा पाएगा, या जो भी रूल्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन नहीं कर पाएगा, वहां उसे डिक्टेटर बनना ही पड़ेगा, मजबूरी है।
ठीक है ना। और अगर वो डिक्टेट करके या फिर अपनी बात को मनवाना चाह रहा है, जो कि उसकी मजबूरी होगी उस जगह पे, तो जाहिर सी बात है, आप हमेशा समझो कि उसने अपने आप से पब्लिक को क्या समझा है, छोटा समझा है। बी प्रैक्टिकल, बी फ्रैंक, बी प्रैक्टिकल। तो याद रखना, पब्लिक को जब कभी भी देखना हो हम कैसा देखेंगे, छोटा। पब्लिक को जहां कहीं भी देखना होगा तो हम कहां देखेंगे, छोटा। तो जहां कहीं भी पब्लिक का जिक्र हो, आंखें बंद करके कॉन्वेक्स कर दो, दिमाग में बैठा लो, जहां कहीं भी पब्लिक का जिक्र हो, आंखें बंद करके क्या कर दो, कॉन्वेक्स। ठीक है ना। जहां कहीं भी पब्लिक का जिक्र हो, आंखें बंद करके कॉन्वेक्स। अब जरा सोच के देखो, जैसे, ठीक है ना, हम पर्टिकुलरली आते हैं, ठीक। अब जरा समझो यहां पे, ठीक। जैसे गाड़ियों में तुमने साइड मिरर देखा होगा, जितनी भी गाड़ियां होंगी उन सब में तुमने साइड मिरर देखा होगा, नो डाउट। वो पर्सनल यूज के लिए होता है, पब्लिक यूज के लिए होता है, अपने दिमाग में सोच लो, ठीक है। तो साइड मिरर हो गया, ठीक। अच्छा, प्रैक्टिकली देखो, जो ब्लाइंड टर्न्स होते हैं, जैसे कि तुमने देखा होगा बड़ी बड़ी पहाड़ियां होती हैं, उनके बीच में एक ऐसा मोड़ होता है जहां से हमें कोई चीज दिखाई नहीं दे रही होती, उसको बोलते हैं ब्लाइंड टर्न्स। तो ब्लाइंड टर्न्स पे भी तो एक मिरर होगा, ठीक है ना। मिरर ऑन ब्लाइंड टर्न, मिरर ऑन ब्लाइंड टर्न्स। जहां पर भी ऐसे मोड़ होते हैं कि दूसरा मोड़ ना दिखे, उन्हें अंधे मोड़ कहते हैं, अंधे मोड़ पर दर्पण, क्योंकि पब्लिक के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। अगर कोई मुझसे पूछे और, तो देखो, अगर आप पार्किंग करने जाते हो तो वहां पर भी देखा होगा कि पार्किंग की जगह पे एक मिरर लगा रहता है, ठीक है ना, बाहर की तरफ, जिससे आने और जाने वाली गाड़ियां दिख रही होती है। उसमें कभी तुमने अपने बाल नहीं बनाए होंगे, तो याद रखना वो भी कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, बी फ्रैंक, ठीक है। प्लेटफॉर्म पर मिरर, प्लेटफॉर्म पर तुमने देखा होगा ऊपर की तरफ एक मिरर लगा हुआ होता है, ठीक है ना, उससे भी सब कुछ दिख रहा होता है। मीन मैं तुमसे एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि जब कभी भी तुम्हारा पब्लिक का जिक्र होगा, आंखें बंद करके क्या कर दो, कॉन्वेक्स कर दो, आंखें बंद करके कॉन्वेक्स कर दो, ठीक है। तो अब इसके आगे की बात करते हैं, मिरर क्या हो गया, प्लेटफॉर्म पर मिरर हो गया। अब आगे देखो, तुम लोग गए होगे कभी रोड पर गए होगे, तो वहां पे स्ट्रीट लाइट होती है ना, जिनमें पीली रोशनी आ रही होती है, स्ट्रीट लाइट। अब पर्सनल यूज के लिए तो नहीं है, पब्लिक यूज के लिए। तो जहां कहीं भी स्ट्रीट लाइट होगी, वहां पर अपने आप याद रखना बेटा, स्ट्रीट लाइट में भी कौन सा मिरर यूज हो रहा होगा, कॉन्वेक्स, ठीक है ना, उत्तल। अब हम बात कर रहे हैं, ये आजकल वो पीली रोशनी वाली आ रही है, तो सोडियम लैंप, उसमें भी कौन सा यूज हो गया, कॉन्वेक्स, ठीक है ना। तो जब कहीं भी पब्लिक का जिक्र होगा, आंखें बंद करके क्या कर देना, कॉन्वेक्स कर देना। जब कहीं भी पब्लिक का जिक्र होगा, तब आंखें बंद करके क्या कर देना, कॉन्वेक्स कर देना। क्या करना है आप लोगों को, कॉन्वेक्स करना है। यहां तक क्लियर है, ठीक। अब जरा सुनो, तो फिर मुझे एक बात बताओ, जब ये तुम लोग कमेंट में बताना, ठीक है। जब आप किसी रोडवेज में बैठे होते हो तो ड्राइवर के जस्ट पड़ोस में एक मिरर लगा हुआ होता है, ठीक है ना। उस मिरर से उसे दोनों दरवाजे दिख रहे होते हैं, और बस में एक दरवाजा तो वो दिख रहा होता है, और उसमें ना बहुत सारी सीट्स होती हैं, और हर सीट का जो बस में है उसमें पब्लिक कितनी है, कहां है, नहीं है, चढ़ रही है, उतर रही है, उस पूरी बात को उस ड्राइवर को पता होती है। तो मुझे बताना, उस ड्राइवर के जो पड़ोस में लगा हुआ मिरर था वो कौन सा था, कमेंट में, ठीक है। चलो, कॉनकेव मतलब पर्सनल लिखा हुआ है भी, जहां पर भी पर्सनल जिक्र हो, आंखें बंद करके कॉनकेव कर दो। कौन कौन सा, जरा देखो। टॉर्च पर्सनल यूज के लिए यूज होती है। हेडलाइट, गाड़ियों की हेडलाइट, ऐसा थोड़ी ना होता है यार तुम रुक के किसी और का रास्ता दिखा रहे हो, बोले भाई तू जा पहले, ठीक है ना, हेडलाइट। उसके बाद, ठीक है, टॉर्च हो गया, हेडलाइट हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, प्रोजेक्टर में भी यही यूज होती है, क्योंकि प्रोजेक्टर पर्सनल यूज के लिए आया था। सोलर कुकर, बेटा यहां पर याद रखना, कुछ लोग सोलर कुकर को कॉन्वेक्स में लिखते हैं, जो कि गलत है, ठीक है ना। मैंने इंटरनेट पे भी देखा था, एक दो लोगों ने ऐसे सोलर कुकर को कॉन्वेक्स में लिख दिया था, जो कि कंप्लीटली गलत है। सोलर कुकर किसका एग्जांपल है, कॉनकेव का, ठीक है। तो जब कहीं भी अपनी पर्सनल जिक्र हो, मैंने फिर से कहा, जहां कहीं पर भी पर्सनल बात चली जाएगी, तो आप हमेशा क्या बात करोगे, कॉनकेव की बात करोगे। किसकी बात करोगे, कॉनकेव की बात करोगे। यहां तक क्लियर है, सबको क्लियर है, ठीक। अब जरा समझो, ठीक। जैसे कि हमें पता लग गया, टॉर्च है, हेडलाइट है, प्रोजेक्टर है, सोलर कुकर है, ठीक है ना, सेविंग मिरर है। अब ऐसा थोड़ी ना कि सेविंग करते करते तुम अपने दोस्त से कहते हो भाई ले 10 रुपए दियो जरा, ठीक है ना। अच्छा, और कौन, मिरर यूज्ड बाय ईएनटी स्पेशलिस्ट,
एंड डेंटिस्ट। तुमने देखा होगा जब दांतों में कीड़ा वगैरह लग जाता है, गले को भी चेक करना होता है, तो क्या होता है, वो एक मिरर सा डालता है ना मुंह के अंदर, जिससे कि पूरी की पूरी इमेज बड़ी दिख जाए। तो वही सारी चीजें। तो प्रैक्टिकली मैंने तुम्हें जो समझाने की कोशिश की है वो है 3 मिरर्स, प्लेन, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया प्लेन, प्लेन मिरर जैसे कि फेस मिरर हो गया, ठीक है ना। दूसरा सबमरीन्स वगैरह में यूज होता है, क्लेडियोस्कोप में यूज होता है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव को याद करने का मैंने तुम्हें बताया था, जब कभी पब्लिक को देखना होगा हमेशा स्मॉल देखेंगे, तो क्या हो गया, कॉन्वेक्स। जब खुद को देखना होगा हमेशा बड़ा देखेंगे, कौन सा हो गया, कॉनकेव। यहां तक क्लियर है। ऐसे ही समझो ना यार, जब तुम जिम में जाते हो, जिम में पार्लर्स में गए होगे, सोच के देखो, कभी सोचा कि जिम में आपके बाइसेप्स 9 की जगह 12 दिख रहे होते हैं? क्यों? मैं देख रहा हूं ऐसे ऐसे ना बढ़ जाते हैं। ठीक, कैसे? मतलब तुम सोचो, मैं लड़कों की एक खासियत मानता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि वो वाइज जो जिम करते हैं और वो जब जिम में जाते हैं तो वो ना डंबल उठाएंगे, जैसे ही मसल्स में खिंचा हुआ है फिर देखेंगे हो बन गई। ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ, पता है अजीब बात क्या होती है, उनके 9 बाइसेप्स होंगे ना तो जिम में 11 दिख रहे होते हैं। ऐसा लगता है पहले दिन ही आए काम हो गया। ठीक, तो कभी सोचा कि जिम में क्या यूज करते हैं? जिम में जितने भी मिरर्स होते हैं उन सब में कॉन्केविटी होती है, अवतलता होती है, जिसकी वजह से आप थोड़े से बड़े दिख रहे हो। तो देखो, बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि बड़ी कोई भी चीज हो फोकस अच्छा होता है, इस वजह से हमें अपनी इमेज अच्छी लगती है। कैसे? सोच के देखो, पार्लर गए, किसी ने अपने चेहरे पर एशियन पेंट थुपाया, मतलब सोच के देखो, छोड़ो, मैंने सुना है कि बहुत सारी चीजें होती हैं। अब सोच के देखो कि कोई पार्लर गया है या गई है, ठीक है ना, उसने अपने चेहरे पे बढ़िया सा मेकअप कराया, 4-5 कोट करा लिया, उसके बाद भी सुंदर ना दिखे तो तुम्हें लगता है वो पैसे देगा या देगी? लड़कों के लिए तो खैर ये कमी है ना, हमने तो बाल बढ़ाए, चेहरा धोया, बस बात खत्म। क्या वो पैसे देगी या देगा? नहीं देगा ना, कूट के और आ जाएगा कि क्या बना दिया, है ना। तो जरा सोचो कि वहां पे जो मिरर होता है ना, वैसे तो उन्होंने स्टूडियो सेटअप कर रखा होता है, मिरर जो होता है वो कॉन्केविटी रखता है, जितना चेहरा बड़ा दिखेगा। अरे अजमाया होगा बॉयज कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम बाल कटाने जा रहे होते हैं और हम बाल जब कटाने गए होते हैं तो वहां मिरर में देख रहे थे क्या खूबसूरत आदमी है, अब बाल कटाने की क्या जरूरत है। वही सेम चीज सोच के देखो, ऐसा क्यों है? ठीक है ना, क्योंकि उस मिरर में कॉन्केविटी है ना। उस मिरर में क्या है, कॉनकेविटी। तो जिसमें भी कॉनकेविटी होगी हम अच्छे लगेंगे। फिर फिटनेस सेक्शन में आ जाओ, सोच के देखो कि कोई आदमी है, मैं ही देख लो बढ़िया से फैलता जा रहा हूं, ऐसे ही सोच लो कि कोई आदमी है ऐसा, हाथों में ही नहीं आ रहा, छोड़ो, वैसे तो मैं कुछ और ही कहता हूं, तुम सबको पता है। तो अब वो जिम करने जाए, वो अपने बॉडी को बनाने जाए, अब वो पूरे दिन एक्सरसाइज करे बिना खाए पिए, ठीक है। तुम सोचो अगर कॉनकेव के सामने आप, पहले ऐसा था अब ऐसा दिखेगा, मोरली खत्म। तो अब जरा सोचो, जितने भी फिटनेस वाले होते हैं ना, वो अपने मिरर्स में क्या रखते हैं, कॉन्वेक्सिटी। ठीक है, तो बेटा अगर तुम अच्छे लग रहे हो तो यकीन मानो सब मोह माया है, सब मोह माया है, दिख रहा हमें मोह माया था। ठीक है, तो यहां तक तुम लोगों को क्लियर होगा। ठीक, तो एक क्वेश्चन बना था, ठीक है, एनडी और सीडीएस दोनों में बना हुआ है, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। मिरर इज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 लाइन का क्वेश्चन है, दर्पण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए प्लेन मिरर, समतल दर्पण, बी कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, सी कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, और डी हम सबका फेवरेट, नन ऑफ दीज। सोच के देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मिरर है, ठीक है ना, और हमारे दिमाग में आता है कि भाई मिरर कौन सा होता है, भाई तीनों ही मिरर है। तो इसने ये पूछा कि जिससे हमने अपना चेहरा देखा, ये खूबसूरत चेहरा हमने जिस मिरर से देखा, वो कौन सा मिरर होता है? फेस मिरर इज अ प्लेन मिरर। ठीक है, सबको समझ में आ गया? गिरने वाले थे भैया। ठीक है, चलो अभी बहुत सारे पेजेस हैं, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जरा समझो प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। अगर हम यहां पे अब जो बात करेंगे ना, वो सारी बात करेंगे प्लेन मिरर के लिए।
याद रखना बेटा, आज हम टॉपिक खत्म कर रहे हैं कौन सा, प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड है, ठीक है ना, स्फेरिकल मिरर इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड है, तो हम उसके ऊपर कोई डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, ठीक है ना। न्यूमेरिकल जब सेगमेंट आएगा तब बात करेंगे। प्लेन मिरर की बात करते हैं तो प्लेन मिरर की जो रेडियस होती है वो होती है बेटा इंफिनिटी, ठीक है ना। फोकस जो होता है वो रेडियस का हाफ होता है, तो फोकस क्या हो गया, इंफिनिटी। और जो पावर होती है, जिसको तुम पावर कहते हो, जिसको तुम शक्ति कहते हो, ठीक है ना, वो पावर क्या होगी, 1/इंफिनिटी क्या हो गई, 0, ठीक है। तो प्लेन मिरर की रेडियस इनफाइनाइट, फोकस इनफाइनाइट, पावर क्या हो गई, 0। तो इससे जो इमेज बनती है बेटा, पिछले कुछ सालों के सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है ये, जो इससे इमेज फॉर्म्ड होती है, ठीक है ना, वो हमेशा याद रखना साइज में इक्वल होती है, इक्वल इन साइज, है ना, साइज में क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक। दूसरा बेटा वर्चुअल होंगी। आगे मैं पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा कि वर्चुअल क्या होती है। वर्चुअल इरेक्ट होंगी। वर्चुअल इमेज जो होती है उसे हिंदी में हम कहते हैं आभासी, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। फिजिक्स में हमेशा वर्ड नहीं लगता, इस बात को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, साइज इक्वल था लेकिन ये लेटरली इन्वर्टेड थे, लेटरली इन्वर्टेड थे, पार्श्विक उल्टी। और यहां से क्वेश्चन बन सकता है, पार्श्विक उल्टी का मतलब क्या है, जैसे कि आपने यहां पे बी लिखा, तो बी आपको कैसा दिखेगा, ऐसा। इसी वजह से आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस में एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है ना। अरे इसीलिए तो एम्बुलेंस में, चलो ये तो तुम्हें याद ही रह जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। एम्बुलेंस में एम्बुलेंस क्या लिखा हुआ होता, उल्टा लिखा हुआ होता, ठीक। अच्छे से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ठीक। जैसे कि मैंने यहां पे एक मिरर ले लिया, इस तरह की कोई घड़ी ले ली, ठीक है। ओह अच्छा, यहां पे पेस्ट हो रहा है, ठीक है। बराबर का मैं इसलिए बना रहा था कि कॉपी मुझे इसलिए जरूरी थी। अब सोच के देखो कि मैंने यहां पे ना मिरर रख दिया, प्रैक्टिकली इधर समझना, मैंने यहां पे क्या रख दिया, मिरर। और ये मैंने मान लिया, ठीक है ना, ये मैंने मान लिया कि यहां पर 9 बजे हैं, ठीक है ना। वो तुमसे इस तरह क्वेश्चन बन सकता है। तो मिरर में क्या दिख रहा होगा, एक को छोटा बनाना था ना, ओके, ठीक। तो अगर यहां पर 9 बज रहे हैं, सॉरी, अगर यहां पे 3 बज रहे हैं, तो यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहे होंगे, 9 बजे हुए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। वैसे ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, पर वॉच रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। यहां पे इस चीज को याद रखना कि इस बात से वॉच रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। और मुझे लगता नहीं है कि ये तुम्हारे गलत होंगे, बस दिमाग में रखना है कि मिरर सामने होगा तो वो इमेज कैसे दिखेगी। और अकाउंटिंग तो सबको पता होती है ना कि कौन सा क्या है क्या नहीं है। कंफर्म, आगे बढ़े, चलो अब आगे की बात करते हैं, ठीक। एक एक करके एक एक प्रॉपर्टीज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एक एक करके एक एक प्रॉपर्टीज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्लियर है। सोच के देखो, यहां पहले मैं समझा देता हूं तुम्हें, है ना। यहां पे सिमुलेशंस का एक ऑप्शन है,
PICD सीखो, ठीक है। मिरर, यहां पे हम सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखना स्टार्ट करो। जितना ऑब्जेक्ट का साइज है, मैं यहां पे पेंसिल की जगह एरो ले लेता हूं, ठीक है। जितना ऑब्जेक्ट का साइज है, ठीक है ना, वही इमेज का साइज है, ठीक। जहां इमेज आपस में मिलती हुई दिखाई दे तो उनको क्या बोलते हैं, वर्चुअल, आभासी। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा, ठीक है। अगर सोच के देखो ये इससे x मीटर दूर है, मैं इसके सारे लेवल्स लगा देता हूं, मैं मार्जिनल, चलो ठीक है, प्रिंसिपल, ठीक है, ये रहेगी, लेवल्स कर देते हैं, सेकेंडरी लेवल कर देते हैं, ठीक है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, चलो सेकेंडरी पॉइंट को हटा देते हैं, ठीक है। अब जरा सोच के देखो, अगर मैंने इसे x दूरी पर रखा है तो ये भी कितनी पे चल रही है, x पर। अगर मैंने इसे x दूरी पर रखा है तो ये भी कितने पर रहेगी, x पर, ठीक है। अगर मैंने इसे किस पे रखा है बेटा, x डिस्टेंस पे रखा है, ओके, ठीक है। अगर मैंने इसे x पे रखा है तो ये भी कितने पर होगी, x पर होगी, ठीक है। अगर ये इसकी तरफ v वेलोसिटी से जा रही होगी तो ये भी इसकी तरफ किससे आ रहा होगा, v वेलोसिटी से। पर बेटा एक चीज बताओ, जब ऑब्जेक्ट देखेगा ना तो चीजों को दोगुना कर दो, बस इतना दिमाग में रखना। जब भी ऑब्जेक्ट देखेगा तो चीजों को क्या कर देना, दोगुना। तो हमें कुछ बातें समझ में आ गई। प्लेन मिरर में इमेज वर्चुअल बनती है, इक्वल इन साइज बनती है, और कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है। ये बात हमारी क्लियर होगी। दूसरा, डिस्टेंस दोनों की बराबर होती है, स्पीड भी दोनों की मिरर के लिए बराबर होती है, लेकिन जब भी ऑब्जेक्ट देखेगा उसे कितने गुना करना, 2 गुना, ठीक है। चलो सीखते हैं इसको। तो पहला, ठीक, मैंने मान लिया ये कोई मिरर है और यहां पर तुम में से कोई खड़ा हुआ है और ये डिस्टेंस है x। अब x को मत याद करने लग जाना है ना, कहीं तुम सोचो, और ये डिस्टेंस क्या होगी, x। अब इन दोनों को देखोगे ना तो ये नेट डिस्टेंस कितनी है, 2x, है ना। तो अगर कोई मुझसे पूछे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, बेटा पर यहां पर एक वर्ड याद रखना है, फ्रॉम मिरर, ठीक है ना। वस्तु की दर्पण से दूरी, वस्तु की दर्पण से दूरी, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, लेकिन अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट से तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। याद रखना ये बेटा कितना हो जाएगा, 2 गुना वस्तु की प्रतिबिंब से दूरी, ठीक है ना। कितनी हो जाएगी, 2x। पहली बात समझ में आ गई, ठीक। मैंने तुमसे कहा कि जितना दूर होगा उतनी ही दूर इमेज होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट से देखोगे तो कितने टाइम्स हो जाएगी, 2 टाइम्स। अब दूसरे की बात करते हैं, सेम वही चीज, वाह, ठीक है। अब मैंने मान लिया, इसे मैं ब्लू इंक से लिख देता हूं, मैंने मान लिया ये बंदा है और ये इस मिरर की तरफ चलना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये इस मिरर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब जरा सोच के देखो, जिस स्पीड से ये जाएगा उसी स्पीड से जाएगा, पर रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी,
v प्लस v 2v। भाई इसकी वेलोसिटी उसकी वेलोसिटी, इसके लिए तो मिरर भी आता हुआ दिख रहा है ना, तो मिरर की वेलोसिटी v, उसकी वेलोसिटी v, दोनों वेलोसिटी क्या होगी 2v। ठीक, तो बेटा यहां पर एक चीज याद रखना, मैंने तुम्हें सिर्फ एक ही बात बोली, कैसे मैंने कर दिया समझ में आया? मैंने कहा कि इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, ऑब्जेक्ट को क्या दिख रहा होगा, भाई आजा वापस, ऑब्जेक्ट को क्या दिख रहा होगा, ये भी इसकी तरफ v से आ रहा है और ये भी इसकी तरफ क्या आ रहा है v से, तो एग्जैक्ट वेलोसिटी कितनी आ गई 2v आ गई, नहीं आ गई? तो मैंने कहा स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, मिरर के लिए तो सब सेम रहता है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट टुवर्ड मिरर इक्वल्स टू स्पीड ऑफ इमेज टुवर्ड मिरर। ठीक है ना? वस्तु की दर्पण की तरफ चाल किसके बराबर होगी, प्रतिबिंब की दर्पण की तरफ चाल के, है ना? बट ओके, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, या ज्यादा बेस्ट वर्ड है स्पीड ऑफ इमेज टूवर्ड ऑब्जेक्ट। मैंने तुम्हें जस्ट यही समझाया, ठीक है ना? प्रतिबिंब की वस्तु की तरफ चाल अभी बोला, जब भी ऑब्जेक्ट देखेगा आंखें बंद करके कितने गुना कर दो, 2 टाइम्स कर दो, ऐसे ही समझना, ठीक है ना? तीसरा केस मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। इफ अ रे फॉल ऑन मिरर एंड मिरर is tilt theta degree, then reflected ray will shift, will have 2 theta। अगर किसी दर्पण पर प्रकाश गिर रहा है, उसे थीटा डिग्री घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा घूम जाएगी। बेटा यही तुम्हें समझाया मैंने कि जब भी, सारी बातें याद नहीं की जाती, जब भी मिरर की बात की जाएगी तो हमेशा याद रखना ऑब्जेक्ट के लिए वो चीज जस्ट डबल होगी, ठीक है ना? ऑब्जेक्ट के लिए वो चीज जस्ट डबल होगी। अब आगे की बात करते हैं। तो अब मैं तुमसे एक चौथी चीज बोल रहा हूं। इफ ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट एंड मिरर इज मूविंग with velocity v, then speed of image is, या velocity of image is, बेटा अपने आप दिमाग में आ जाए, जब भी ऑब्जेक्ट देखेगा आंखें बंद करके कितना कर दो, ट्वाइस। यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। यदि वस्तु रुकी है और और दर्पण v वेग से चल रहा है, तो प्रतिबिंब
2v वेग से चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट। एक ही चीज समझाने की कोशिश की, अगर तुम्हें समझ में आ गया होगा, मैंने तुम्हें बताया कि भाई कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, तुम्हें एक ही बात याद रखनी है कि मिरर के लिए सब सेम रहता है, ऑब्जेक्ट के लिए जस्ट डबल कर दो। ठीक है ना? अब सुनो, अब आते हैं खुद के ऊपर, सेल्फ के ऊपर। इफ अ पर्सन वांट टू सी हिज, ये सब ने पढ़ रखा होगा, कंप्लीट लेंथ, then he have to took a mirror, half of his height। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को संपूर्ण देखना चाहता है, तो उसे अपनी हाइट का आधा दर्पण लेना होगा। समझ में आ गया? तो उसे अपनी हाइट का क्या लेना पड़ेगा? आधा दर्पण। अच्छा, इससे मैटर नहीं करता वो कितना दूर है, याद रखना, इस बात से यहां मैटर नहीं करता। बस अगर, इसीलिए तुमने देखा होगा मार्केट में जब तुम जाते होगे दर्पण लेने के लिए, मिरर लेने के लिए, तो वहां पे या तो 3 फीट के मैक्सिमम, अगर उसकी लेंथ की बात करें तो वह 3 फीट या 4 फीट के रखे हुए होते हैं। 3 फीट समझ में आ गया? या तो बंदा 6 फीट का होगा, चलो 6 फीट से ऊपर हो गया तो 8 फीट मैक्सिमम। अब 8 से तो ऊपर नहीं होगा क्योंकि धरती पर इंसान बसते हैं। ठीक है? अब तुम टाइटन्स वाली मूवी देखने के शौकीन हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। यहां तक क्लियर है? अब बेटा एक नोट डाल के याद रखना, ठीक है ना? इफ अ पर्सन, 1/3 हो जाता है बेटा इसका, ठीक है ना? इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन मिड ऑफ अ रूम and a wall height is h, which is behind him, so he have to took mirror 1/3 height of wall, so he can see wall clearly। ये मैंने क्या लिख दिया यार? मैंने ये लिखा है, हिंदी में भी लिख देता हूं। यदि कोई व्यक्ति, अभी समझाता हूं कि क्या लिखा है मैंने, किसी कमरे में मध्य में खड़ा है, कंडीशन है ये, मध्य होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी कमरे में कहां खड़ा है? मध्य में खड़ा है, तो उसे अपने पीछे की दीवार देखने के लिए, पीछे की दीवार देखने के लिए दीवार की लंबाई का, ठीक है ना, 1/3 दर्पण लेना होगा। ठीक है, ऐसे समझो, यहां पर ये कोई वॉल है,
ठीक है, इसकी हाइट मैंने मान ली h है, ये बीचों बीच में कोई आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है ना, और यहां पर इसे एक मिरर लगाना है, ठीक है। तो ये जो मिरर होना चाहिए ना, इस मिरर की हाइट इस दीवार की हाइट की कितनी होनी चाहिए, hy3 होनी चाहिए, जिससे कि ये खुद को या इस पीछे वाली दीवार को कंप्लीट देख सके, ठीक है। यहां पर एक कंडीशन है कि ये क्या होनी चाहिए, बिल्कुल मिड में होनी चाहिए, ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर सबको, चलो ठीक है। अब जरा समझो, मैं अभी सीधे, ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके आगे की। हमने वॉल साइड की बात कर ली, मिरर की बात कर ली, ठीक है ना। अब कुछ बातें करते हैं कि भाई इमेज कितनी बनती है, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड, इमेज कितनी बनेगी, ठीक है। प्रतिबिंबों का बनना, प्रतिबिंबों का बनना, ठीक है ना, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड, ठीक। अब हम बात करते हैं, अब यहां पे सबसे पहला वर्ड आता है बिटवीन पैरेलल मिरर्स, समांतर दर्पणों के मध्य, समांतर दर्पणों के मध्य, ठीक है ना। याद रखना बेटा, एक मिरर ये है, ठीक है ना, और एक मिरर ये है, और यहां पर कोई आदमी खड़ा हो गया, तो इसकी टोटल इमेज कितनी बनेगी, सोच के देखो, इसकी इमेज इसमें, इसकी इमेज इसमें, इसकी इमेज इसमें, तो जाहिर सी बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि टोटल इमेज कितनी बनेगी, इंफिनिटी। लेकिन एक अजीब बात है, सबसे ब्राइटेस्ट इमेज कौन सी होगी, कभी भी आप बाल कटाने जाओ ना, तो आप अपने से ज्यादा पीछे वाली दीवार को देख रहे होते हो। याद रखना, अगर पहली इमेज सबसे ज्यादा अच्छी बन रही होती है, तो मैं कभी भी ये वर्ड नहीं पूछता सबसे बढ़िया इमेज, सबसे अच्छी इमेज कहां बन रही होगी, सबसे अच्छा प्रतिबिंब, ब्राइटेस्ट इमेज। याद रखना, वो हमेशा कौन सा होता है, दूसरा। कौन सा होता है वो, दूसरा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, उसने कहा इफ द एंगल बिटवीन टू मिरर इज थीटा, अब यहां पे समझना, इफ द एंगल बिटवीन टू मिरर इज थीटा, यदि दो दर्पणों के मध्य थीटा कोण हो, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला केस ए, एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, वस्तु का कोण ना दिया हो, तो प्रतिबिंब बनेंगे 360 बटे थीटा। क्या बोला मैंने, प्रतिबिंब कितने बनेंगे, 360 बटे थीटा, ठीक है ना। थीटा एंगल बिटवीन मिरर है, एंगल बिटवीन मिरर है, ठीक है। अब एक बात याद रखना, अगर n की संख्या ऑड आती है, तो
वही आंसर होगा। तो वही आंसर होगा। और अगर इवन आती है तो -1 करके आंसर ऑड लाएंगे। सब समझ में आ गया? अगर मैं पहले एग्जाम्पल के तौर पर यह कहूं, अगर दो दर्पणों के बीच का एंगल 60 डिग्री है तो नंबर ऑफ इमेज कितनी होंगी? 360/60 कितना आ गया बेटा? 6। लेकिन आंसर क्या आएगा? 6 - 1 = 5, क्योंकि आंसर इसमें ऑलवेज क्या आएगा? ऑड। कंडीशन कब है बेटा? कंडीशन कब है? ये, ठीक है ना? समझ में आ गया? चलो, अच्छा, अब वी कंडीशन देखो, ठीक है ना? इफ एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, इफ एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, फ्रॉम मिरर इज गिवन, ठीक है, वो कह रहा है कि वस्तु का कोण दर्पण से दिया हो तो ठीक है। तो देखते हैं पहला केस, फर्स्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज एट θ/2। याद रखना बेटा, थीटा एंगल बिटवीन मिरर है। इसका सीधा सा मतलब है इन मिड, वो कह रहा है मध्य में, ठीक है ना? तो जरा समझो, जब कभी भी दो दर्पणों के बीच का एंगल कितना होगा बेटा? थीटा। और यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, जिसका एंगल कितना आ रहा है? θ/2। तो यहां पर नंबर ऑफ इमेज बनेंगी 360/θ -1, हमेशा याद रखना, ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल लेके चलूं तो एग्जाम्पल में मैं कह दूं कि थीटा जो है वो कितना है? 60 डिग्री है, और ऑब्जेक्ट कितने पर है? 30 डिग्री। मैं कह रहा हूं ना तो 29.9 ना 30.1, सिर्फ 30 पर। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी? सॉरी, यहां पे -1 कर दिया मैंने, -1 नहीं करना, ठीक है? तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी? 360/θ, ठीक है? आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 6। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 6। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट एट मिड, मतलब वो कहीं पर भी हो सकता है पर बीच में नहीं है, तो बेटा वही सेम, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा आंसर कितना होगा? 360/θ -1। सबको समझ में आ गया? अरे हाँ या ना? ठीक है। अब चलो, अब कुछ बात कर लेते हैं। डेविएशन फ्रॉम टू मिरर, दो दर्पणों से कितना होगा? तो बेटा याद रखना, दो दर्पणों से होने वाला एंगल होता है 360 -2θ, ठीक है? अगर दो दर्पणों के बीच का एंगल कितने डिग्री है बेटा? θ डिग्री है। तो उसने पूछा है कि जब इससे रेज जाएगी तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? तो बेटा याद रखना वो कितना होगा? 2θ, ठीक है? ओके, दूसरा नोट, आफ्टर रिफ्लेक्शन
वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी remain unchanged, only intensity decrease, only intensity decrease। परावर्तन के पश्चात वेग, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति नहीं बदलते हैं, सिर्फ तीव्रता घटती है। ठीक है ना। दूसरा, अगर रिफ्लेक्शन, परावर्तन डेंसर मीडियम से हो तो पाई फेज चेंज होता है। जो कला है ना, वो पाई चेंज हो जाती है, क्योंकि एम्पलीट्यूड पाई पर चेंज होता है। ठीक है ना बेटा। अब जितने भी क्वेश्चन है, जितना भी मैंने पढ़ा है, इसी के अंतर्गत है। ठीक है ना। रिफ्लेक्शन से एक क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता, इस बात की श्योरिटी चाहे मेरे से रिटर्न में ले लो, जो भी मैंने तुम्हें सिखाया। ठीक है। तो अब हम इसको यहीं पर ऑफ करते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। इसके बाद हम करेंगे इसमें क्या, इसके न्यूमेरिकल्स, हर एक टाइप का न्यूमेरिकल, हर एक टाइप का न्यूमेरिकल। इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनते ही नहीं है। ठीक है। चलो, थैंक यू।